गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोग डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोग प्रॉपर्टीज़ नंबर 4 तक डिस्कस किए थे। आज इसके कुछ और प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं प्रॉपर्टीज़ नंबर 5। प्रॉपर्टीज नंबर 5 कहता है कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के एक रो या एक कॉलम में दो एलिमेंट का सम हो तो उसे दो डिटर्मिनेंट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 कहता है इफ the sum of two element contained in all element of any row or any column in your determinant अगर किसी डिटर्मिनेंट के एक रो और एक कॉलम में दो एलिमेंट का क्या हो, सम हो, देन this determinant can be expressed as the sum of two determinant। उस केस में उस डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट के सम में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। कब? यदि किसी एक रो और एक कॉलम में दो एलिमेंट का क्या हो, सम हो, दो एलिमेंट का क्या हो, सम हो, तो उस केस में उस डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट के सम में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं। जैसे सपोज डेल इक्वल टू दिया हुआ है a प्लस एक्स बी प्लस वाई सी प्लस जेड, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए क्यू बी क्यू सी क्यू। इस केस में क्या होगा कि ये दो डिटर्मिनेंट के सम में क्या होगा, एक्सप्रेस्ड किया जाएगा। ये जो रिजल्ट है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि R1 में दो एलिमेंट का क्या है, सम है। देखिए R1 में क्या है, a प्लस एक्स है, b प्लस वाई है, c प्लस जेड है। मतलब कि R1 में जितने भी एलिमेंट है सभी में दो एलिमेंट का क्या है, सम है। तो इस तरह के डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट के सम में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, R1 को अगर ब्रेक करेंगे तो पहले डिटर्मिनेंट में आ जाएगा ए बी सी और दूसरे डिटर्मिनेंट में क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड। R2 और R3 दोनों सेम रहेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए क्यू बी क्यू सी क्यू, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए क्यू बी क्यू सी क्यू। इससे क्या होगा कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू और ये दोनों डिटर्मिनेंट के वैल्यू का समेशन हमेशा इक्वल आएगा, कभी भी वैल्यू चेंज नहीं होगा, हमेशा डिटर्मिनेंट के वैल्यू क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। ये था हम लोग का क्या, प्रॉपर्टीज नंबर 5। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज नंबर 6।
प्रॉपर्टीज नंबर 6। प्रॉपर्टीज नंबर 6 कहता है कि किसी डिटर्मिनेंट के कोई दो रो, किसी डिटर्मिनेंट के कोई दो रो या दो कॉलम या दो से अधिक रो या दो से अधिक कॉलम को यदि हम लोग ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें या ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों करें, उस केस में उस डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उस डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो पहले वैल्यू रहेंगे वही वैल्यू बाद में भी आएंगे आफ्टर अप्लाई प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज अप्लाई करने के बाद भी डिटर्मिनेंट के वही वैल्यू आएंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं प्रॉपर्टी 6 में कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट remain same if two or more than two, if two or more than two row or column, two or more than two row or column will be added or subtracted। जब किसी डिटर्मिनेंट के दो रो या दो कॉलम को या दो से अधिक रो और कॉलम को ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, उस केस में उस डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो पहले वैल्यू था वही वैल्यू बाद में भी होगा। जैसे एग्जांपल, सपोज डेल इक्वल टू दिया हुआ है 1 2 4 3, ऐसा दिया हुआ है 1 2 4 3। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा पता है आपको? सॉल्विंग रूल क्या था? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल, दैट मीन्स 3 माइनस 8 इक्वल टू -5। ये हम लोग का डेल का वैल्यू आ गया। अब हम लोग इस डिटर्मिनेंट पे इस प्रॉपर्टीज को अप्लाई करेंगे। इस डिटर्मिनेंट पे इस प्रॉपर्टीज को अप्लाई करेंगे। तो प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि सपोज हम लोग चेंजिंग कर रहे हैं किसमें? R1 में। क्या चेंजिंग कर रहे हैं? R1 प्लस R2। मान लेते हैं कि R1 में R2 को क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। चेंजिंग का साइन क्या होगा? आपको बताया था पिछले क्लास में कि इंटरचेंजिंग का साइन होता है ये साइन। जब एक रो दूसरे रो की जगह पे चला जाएगा, एक कॉलम दूसरे कॉलम की जगह पे चला जाएगा, तो ये कहलाता था साइन ऑफ इंटरचेंजिंग। और साइन ऑफ चेंजिंग क्या होगा? ये साइन होगा, ये कहलाएगा साइन ऑफ चेंजिंग। साइन ऑफ चेंजिंग। तो हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं कि R1 के एलिमेंट के साथ R2 वाले एलिमेंट को जोड़ दे रहे हैं। तो इसके अनुसार से डेल का रिजल्ट क्या हो जाएगा? डेल का रिजल्ट हो जाएगा यहाँ पे 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3। यानी रिजल्ट क्या बनेगा? डेल बराबर 5 3 15 -20। यानी डेल का फाइनल वैल्यू कितना आएगा? -5। अच्छा, पहले से भी वैल्यू देखिए कितना आया था? -5। अभी भी वैल्यू कितना आया? -5। इसका मतलब क्या कर सकते हैं कि सर डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं कर रहा है। डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं कर रहा है। कब? जब हम लोग इसके किसी दो रो या दो कॉलम को क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जैसे अभी हम लोग क्या देखें? ऐड करके देखें। इसी चीज़ को हम लोग अगर सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं तो क्या होता है? सब्ट्रैक्ट करने की फॉर्म में क्या कर सकते हैं? सपोज R1 में हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें R2 को। R1 में हम लोग क्या करें? R2 को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो जब R1 में हम लोग R2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या फॉर्मेट करेगा? देखिए, अगर हम लोग R1 में क्या करें?
R2 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो इसका रिजल्ट कैसे बनेगा? R1 माइनस R2। मान लेते हैं इसी डेल में चेंजिंग कर रहे हैं। क्या डेल बराबर क्या है? डेल बराबर है 1 2 4 3। क्या चेंजिंग कर रहे हैं? R1 में चेंज कर रहे हैं। क्या R1 माइनस R2। चेंज करने का रूल कैसा है कि आप जिस रो में चेंज करना चाहते हो वो आप पहले लिखिएगा। जैसे अभी हम लोग चेंज किस में करना चाह रहे हैं? R1 में, तो R1 पहले लिखेंगे, फिर साइन ऑफ चेंजिंग लिखेंगे, और जिसमें चेंज करना चाहते हैं वही टर्म्स पहले यहाँ भी लिखाएगा। चाहे आप दूसरे रो को ऐड करें, चाहे आप दूसरे रो को सब्ट्रैक्ट करें। क्या बोल रहे हैं? ध्यान से सुनिए कि जिस रो में चेंज करना चाहते हैं वो यहाँ लिखेंगे, या जिस कॉलम में चेंज करना चाहते हो वो यहाँ लिखेंगे, फिर साइन ऑफ चेंजिंग लिखेंगे, दैट मीन्स एरो का साइन देंगे, और उसी रो या उसी कॉलम को फिर यहाँ पे भी पहले लिखेंगे। उसके बाद जिस रो या कॉलम को हम लोग ऐड करना चाह रहे हैं या जिस कॉलम को हम लोग सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं वो यहाँ लिखेंगे। रो के साथ हमेशा रो का चेंजिंग होगा, यानी कि क्या करेंगे कि आपस में दो ही रो आपस में क्या होगा, या दो से अधिक रो ही क्या होगा आपस में ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, जो भी होगा रो के एलिमेंट रो के साथ होगा, कॉलम के एलिमेंट कॉलम के साथ होगा। रो के एलिमेंट रो के साथ होगा और कॉलम के एलिमेंट कॉलम के साथ होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा इसमें, डेल बराबर 1 माइनस 4 देन माइनस 3, 2 माइनस 3 देन माइनस 1 एंड 4 एंड 3। तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 9 प्लस 4 इक्वल टू माइनस 5। तो फिर से वैल्यू कितना आ गया? फिर से वैल्यू आ गया कितना? माइनस 5। फिर से वही वैल्यू आया। इसी टाइप से हम लोग इसको कॉलम में भी चेंज कर सकते हैं, इस फॉर्मेट को कॉलम में भी चेंज कर सकते हैं। तो सिर्फ रो में ही चेंज करें ये कोई ज़रूरी नहीं है, हम लोग इस तरह के फॉर्मेट को कहाँ कॉलम में भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए कि आप कॉलम में चेंज करना चाह रहे हैं, इसी टर्म को कॉलम में चेंज करना चाह रहे हैं। क्या चेंज करना चाह रहे हैं? मान लेते हैं कि C2 में चेंज करना चाह रहे हैं, तो पहले C2 लिखेंगे, फिर साइन ऑफ चेंजिंग, फिर नाउ C2, नाउ माइनस C1 क्या कर रहे हैं? C1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो डेल का फॉर्मेट कैसा बनेगा? डेल का फॉर्मेट बनेगा 1 4, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 4 1। 3 माइनस 4 माइनस 1। तो रिजल्ट क्या बनेगा? 1 इंटू माइनस 1 देन माइनस 1, 4 इंटू 1 देन माइनस 4, यानी ओवरऑल क्या बन जाएगा? माइनस 5। तो फिर से वैल्यू कितना आ गया? माइनस 5 आ गया। अब हम लोग इसमें कुछ नोट पॉइंट करेंगे कि सर अगर कुछ ऐसा हो तो किस तरह से चेंज करना उचित होगा। जैसे लिखते हैं नोट में फर्स्ट पॉइंट कि इफ डिटर्मिनेंट इन दिस फॉर्म, अगर कोई डिटर्मिनेंट इस फॉर्मेट पे हो, क्या हो फॉर्म? 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, या तो फिर x y z 1 1 1 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, या तो फिर a b c a क्यूब b क्यूब c क्यूब 1 1 1। यहाँ पे जो कंडीशन आप हम लोग कर रहे हैं, कंडीशन जो बना रहे हैं, वो कंडीशन किसके लिए बना रहे हैं? 1 1 के लिए देख के बना रहे हैं कि सर यहाँ पे 1 1 किस में है? R1 में। यहाँ पे 1 1 किस में है? R2 में। और यहाँ पे 1 1 किस में है? यहाँ पे 1 1 है R3 में। ठीक है, यानी कि ये कह सकते हैं सर कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में 1 1 का टर्म हो वो 1 1 का टर्म किस में हो? रो में हो, तो यहाँ लिख सकते हैं कि देन वी चेंज इन कॉलम, देन वी चेंज
चेंज इन कॉलम। तो उस केस में हम लोग चेंज किस में करेंगे, कॉलम में चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, C1 में चेंज करेंगे C1 माइनस C2, और C2 में चेंज करेंगे C2 माइनस C3। इस स्टेप से कुछ और भी चेंज कर सकते हैं, जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, C2 में चेंज कर सकते हैं, या C3 में पहले चेंज कर सकते हैं, जिसे क्या कर सकते हैं, C3 में चेंज कर सकते हैं C3 माइनस C1, C2 में चेंज कर सकते हैं C2 माइनस C1। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि जिस कॉलम में आप चेंज कर रहे हैं, चाहे ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हो या ऐड कर रहे हो, वो कॉलम इधर भी पहले आएगा, वो कॉलम उधर भी पहले आएगा। चाहे आप C1 को सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं C1 को कीजिए, C2 को सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं C2 को सब्ट्रैक्ट कीजिए। एक बात और, ये जो चेंजिंग रूल है वो एक बार में मैक्सिमम 2 ही चेंजिंग अप्लाई कर सकते हैं 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में। 2/2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट रहेंगे तो एक बार में 1 चेंजिंग अप्लाई होगा, एक बार में 1 चेंजिंग अप्लाई होगा किसमें, 2/2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में। और अगर डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 3/3 है तो एक बार में 2 चेंजिंग अप्लाई होगा, एक बार में 2 चेंजिंग अप्लाई होगा। नेक्स्ट हम लोग दूसरा पॉइंट लिखते हैं कि इफ डिटर्मिनेंट इन दिस फॉर्म, सेकेंड पॉइंट होगा, सेकेंड पॉइंट, इफ डिटर्मिनेंट इन दिस फॉर्म अगर डिटर्मिनेंट का ये फॉर्मेट हो, क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, या तो फिर x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 1 1, या तो फिर a b c 1 1 1 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो 1 1 का टर्म आ रहा है वो किस में आ रहा है, 1 1 का टर्म कॉलम में आ रहा है, C1 में C2 में और C3 में। पहला जो 1 1 का टर्म आया वो किस में आया हुआ है, C1 में आया हुआ है। दूसरा जो 1 1 का टर्म आया हुआ है वो किस में आया हुआ है, C3 में आया हुआ है। और तीसरा जो 1 1 का टर्म आया हुआ है वो किस में आया हुआ है, C2 में आया हुआ है। तो जब 1 1 का टर्म कॉलम में आएगा, जब 1 1 का टर्म कॉलम में आएगा तो हम लोग चेंज किस में करेंगे, देन वी चेंज इन रो, देन वी चेंज इन रो। तो यहाँ लिखेंगे कि अगर 1 1 का टर्म कॉलम में है, जैसे कि यहाँ पे, यहाँ जो 1 1 का टर्म है वो किस में है, C1 में। फर्स्ट 1 1 का टर्म किस में है, C1 में। ये 1 1 का टर्म किस में आया, C1 में आया। सेकेंड 1 1 का टर्म किस में आया, C3 में आया। थर्ड 1 1 का टर्म किस में आया, C2 में आया। तो यहाँ लिखेंगे देन चेंज इन रो। तो किस में चेंज करेंगे, रो में चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, सपोज R1 में चेंज करेंगे, R1 माइनस R2, या R2 और R2 में चेंज करेंगे क्या, R2 माइनस R3। ठीक है, या तो इस टाइप से और भी कर सकते हैं, जैसे कि R1 में आप चेंज कर सकते हैं R1 माइनस R3, R2 में चेंज कर सकते हैं R2 माइनस R3। ठीक है, इस टाइप से हम लोग चेंज कर सकते हैं डिटर्मिनेंट वाले। एक बात और ध्यान रखिएगा कि मैक्सिमम 3/3 ऑर्डर में 2 चेंजिंग एक साथ अप्लाई कर सकते हैं, और मिनिमम 1, और वही 2/2 के डिटर्मिनेंट रहेंगे तो एक बार में मैक्सिमम कितने चेंजिंग अप्लाई होंगे, 1। एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा क्या, या तो एक सिंगल चेंजिंग अप्लाई होगा 1 टाइम में। तो ये था हम लोग का प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। इससे मिलता जुलता कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि अगर डिटर्मिनेंट के किसी एक रो के सभी एलिमेंट 0 हो जाए, किसी एक रो के
या एक कॉलम के सभी एलिमेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उस केस में उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 में लिख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट will be zero when all element of any row or any column अगर डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम के क्या हो जाए, जीरो हो जाए। इफ व्हेन ऑल एलिमेंट ऑफ एनी रो और एनी कॉलम विल बी जीरो। अगर डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सभी एलिमेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उस केस में उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, उस केस में उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। तो ये था हम लोग का प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 6A। आपके डिटर्मिनेंट चैप्टर में दो एक्सरसाइज हैं, 6A एंड 6B। 6A डिटर्मिनेंट फॉर्मेट से है और 6B आपका है क्रेमर्स रूल से। तो अभी हम लोग जो पढ़े हुए हैं 3 लेक्चर में, वो 6A का फॉर्मेट पढ़े हुए हैं, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, उसमें उसे कैसे सॉल्व करते थे। अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 6A। तो देखिए 6A का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6A का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 6A का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट ऑफ x1 x दिस इज इक्वल टू 20। x1 x दिस इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट हम लोग को दिया गया है वो किस फॉर्मेट में है, 2/2 के फॉर्म में। यहाँ पे जो हम लोग को डिटर्मिनेंट दिया गया है वो किस फॉर्म में है, 2/2 के फॉर्म में। तो आपको पता है 2/2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते थे। 2/2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट। 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का रूल क्या था, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट। आपको ये भी बताए थे कि डायगोनल एलिमेंट कौन होते हैं, वैसे पोजीशन वाले एलिमेंट जहाँ पे नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम बोथ बी इक्वल। वैसे पोजीशन वाले एलिमेंट जहाँ पे नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम बोथ बी इक्वल। ठीक है, देखा जाए तो यहाँ पे देखिए ये x जो है ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ये x जो है वो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है। तो ये दोनों पोजीशन में रो और कॉलम की संख्या क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएगा, x² माइनस x इज इक्वल टू 20। तो यहाँ लिखेंगे x² माइनस x माइनस 20 इक्वल टू 0। अब इसे फिर से ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, x² माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 इक्वल टू 0। आपको पता होना चाहिए कि इस टाइप के इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते थे।
सबसे पहले हम लोग निकालते थे कि दोनों साइड का प्रोडक्ट क्या है। जैसे अभी यहाँ पे देखेंगे तो दोनों साइड का प्रोडक्ट होगा -20x²। फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट होगा क्या होगा, -20x² होगा। अब हम लोग को क्या करना है कि ये जो मिडिल टर्म में -x है इसको इस तरह से ब्रेक करना है ताकि गुना होने के बाद -20x² आ जाए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद -x आ जाए। तो क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले देखिए ये -x चाहिए तो नेगेटिव में ज़्यादा होना चाहिए, पॉजिटिव में कम होना चाहिए। तो सर पॉजिटिव ही क्यों लेंगे, क्योंकि आपका प्रोडक्ट का रिजल्ट किस में है, प्रोडक्ट का रिजल्ट नेगेटिव में है, इसलिए एक और यहाँ पे साइन क्या है, नेगेटिव का है, इसलिए नेगेटिव एक रिजल्ट नेगेटिव में लेना पड़ेगा, एक रिजल्ट पॉजिटिव में लेना पड़ेगा। नेगेटिव में ज़्यादा वैल्यू लेने पड़ेंगे, पॉजिटिव में कम वैल्यू लेने पड़ेंगे, ताकि ऐड और सब्ट्रैक्ट होने के बाद ये रिजल्ट -x भी आ जाए। तो देखा जाए तो -x को क्या लिखेंगे, -5x + 4x -20 और पहले से कितना है x²। अब इन दोनों से कॉमन क्या बन जाएगा, x, तो ये बनेगा x - 5 और ये दोनों से कॉमन क्या बनेगा, +4, तो यहाँ बनेगा x - 5 = 0। फिर दोनों से कॉमन क्या बनेगा, x - 5 x + 4 = 0, यानी कि x = 5 और x = -4। तो x का वैल्यू क्या बन जाएगा, x का वैल्यू बन जाएगा 5 और x का वैल्यू क्या बन जाएगा, -4। ये दो वैल्यू आएंगे x के। तो ये फाइनली आंसर हो गया। देयरफॉर ये कह सकते हैं आंसर इज x = 5। ये क्या होगा, फाइनली ये आंसर कहलाएगा। ठीक है, जिसपे ये फॉर्मेट सेटिस्फाइड हो जाएगा। अब देखिए पुट करके x का वैल्यू अगर 5 रखते हैं तो 5 5 5 1 मतलब 5 × 5 25 -5 = 20। अगर आप -4 रखते हैं तो -4 -4 -4 यहाँ भी आएगा, तो -4 × -4 -16 एंड इधर से सॉरी -4 × -4 +16 एंड इधर से -4 × 1 एंड एक और माइनस जो आता था सॉल्यूशन रूट में वो, तो +4 देन ओवरऑल 20। ठीक है, इसी फॉर्मेट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बना सकते हैं। 2 में x और y का वैल्यू निकालना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y का क्या करना है, वैल्यू निकालना है। x और y का वैल्यू निकालना है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 4 yx = 10 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ 4 - 3yx = 5। ठीक है, 3 4 yx = 10 और दूसरा क्या दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट 4 - 3yx दिस इज इक्वल टू 5। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे और उससे जो लीनियर इक्वेशन आएगा उसको सॉल्व कर देंगे। तो देखिए पहला से लीनियर इक्वेशन क्या आ जाएगा, पहला डिटर्मिनेंट से लीनियर इक्वेशन क्या आ जाएगा, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 3x - 4y = 10। और दूसरा क्या बनेगा, 4x + 3y = 5। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ लिखें 3x - 4y = 10, 4x + 3y = 5। सॉल्विंग रूल क्या होता, इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते थे,
किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को इक्वेट करते थे। या तो x का कोएफिशिएंट इक्वेट करेंगे या फिर y का कोएफिशिएंट इक्वेट करेंगे। अगर सपोज y का कोएफिशिएंट इक्वेट करते हैं तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 9x माइनस 12y इक्वल टू 30। ये हो जाएगा 16x प्लस 12y इक्वल टू 20। दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 25x, ये कैंसिल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 50 एंड देयरफॉर x इक्वल टू 2। x का वैल्यू क्या आ गया, 2। अब यहाँ लिखेंगे पुट x इक्वल टू 2 इन फर्स्ट, पहले इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2 6 माइनस 4y इक्वल टू 10, देन 4y इक्वल टू माइनस 4, देन y इक्वल टू माइनस 1। तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू कितना आ गया, माइनस 1। अब इसी फॉर्मेट पे, इस फॉर्मेट में तो नहीं, अब जो आगे जो क्वेश्चन है वो आपका 3/3 ऑर्डर के क्वेश्चन है। तो 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते थे ये आपको पहले ही बताए हुए हैं। तो उससे आप क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 तक कर सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। थैंक यू।